हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के पहले पार्ट वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत द्विध्रुव और इससे संबंधित अन्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और आंगिक प्रश्न। वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख भी रहे हैं कि प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश हैं और जिनके बीच की दूरी 2a है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे वेक्टर p से प्रदर्शित करते हैं। चित्र में है जैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू दो आवेश मिलकर क्या बना रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। माना द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की अल्प दूरी 2a है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ एक चीज और क्लियर कर लें कि यहाँ हम हर बार 2a ही क्यों लेके चल रहे हैं, a क्यों नहीं ले लेते या कोई और चीज क्यों नहीं a ले लेते हैं। यहाँ आप कुछ भी मान सकते हैं, परंतु यहाँ 2a मानने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो आगे गणितीय जो अभी इसका विश्लेषण होगा वो और जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनमें इसको 2a यहाँ रखने पर हम इसके मध्य बिंदु से आवेशों की दूरी लेते हैं, तो वहाँ सिर्फ 2a को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं तो a बचता है, जिससे हमें थोड़ी सी जो गणितीय विश्लेषण है उसे करने में, मैथमेटिकल एनालिसिस जो हम करते हैं उसे करने में थोड़ी सी क्या होता है, ईजी रहता है। तब परिभाषा के अनुसार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p बराबर q इंटू 2a। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम मीटर है। इसका विमीय सूत्र LTA है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब हम इसकी दो विशेष परिस्थितियों की बात करेंगे। पहली परिस्थिति है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ एक चित्र बना हुआ है द्विध्रुव का, इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है और जो माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जो परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 2a है। वैद्युत द्विध्रुव के मुख्य बिंदु या मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है। देख सकते हैं आप आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रम से E1 व E2 हैं। किस स्थितियां में है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो आप देख रहे हैं, और इन जो बिंदु P है और A है इनके बीच की दूरी R माइनस A। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 और बिंदु B और P के बीच की दूरी R प्लस A, और E1 E2 का जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है या वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो है वेक्टर E। फिर आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर AP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन K डॉट Q बटे R माइनस A का होल स्क्वायर। इसी तरह से आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर PB की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। यहाँ वही चित्र है जो पूर्व में आपसे पहले बनाया है, वही है ये। चूंकि E1 जो है वो किससे अधिक है, किससे ज्यादा है, E2 से। क्यों ज्यादा है,
क्योंकि हम जानते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र जो होता है हमेशा वो दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है, जहां जिस बिंदु पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं और जिस बिंदु से निकाल रहे हैं, आवेश से निकाल रहे हैं, तो उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 1/, दूरी का वर्ग होता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 जो है E2 की अपेक्षा अधिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा जो बिंदु P से A की दूरी और बिंदु P से B की जो दूरी है वो भी अलग अलग है, यानी कि जो बिंदु P पर या बिंदु A से जो बिंदु P की दूरी है r-a, वह बिंदु P पर बिंदु B से P तक की दूरी से कैसी है? कम है। तो इसके बिल्कुल विपरीत उल्टा हो जाएगा। तो जो E1 है वो कैसा हो जाएगा? E2 की अपेक्षा अधिक होगा। तब चित्र अनुसार देख भी रहे हैं हम, E बराबर E1 माइनस E2। इसके लिए थोड़ा सा जान लेते हैं। जो एक हम लोगों ने सिद्धांत अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लिए, तो वहां हमने करा था E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट, यानी कि संपूर्ण निकाय के लिए। यहाँ हम देख रहे हैं कि प्लस क्यों नहीं करा गया है, क्योंकि E1 और E2 जो है दोनों कैसे हैं? विपरीत दिशाओं में हैं, विपरीत दिशाओं में। अब आपको इनकी जो दिशाएं हैं वो निकालनी आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो हमेशा धन आवेश से किसी और होता है, ऋण आवेश की ओर होता है। तब E1 और E2 की वैल्यू रखने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट क्यू अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट क्यू अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। E1 E2 की वैल्यू रख दी गई है इसमें, और इसको मैथमेटिकल सॉल्व किया हमने, और हमारा आया E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RA अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखा कि यदि r की जो वैल्यू है वो a की अपेक्षा कैसी है? बहुत अधिक है। तब r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर को कैसे कर लेते हैं कि इसे नेग्लेक्ट मान लेते हैं, कह देते हैं बहुत ही अल्प वैल्यू है, ये r के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RA अपॉन r की पावर 4, r से r कट जाएगी तो 3 बचेंगे। अगले वाले आप इस टाइप में देख भी रहे होंगे। यहाँ क्या करा गया है कि 4 को हमने क्या करा, 4 को 2 इंटू 2 में कर लिया। इससे क्या फायदा हुआ, और Q को इसके ब्रैकेट के अंदर ले गए तो इससे क्या हुआ, 2AQ एक हमारे पास एक अलग पोर्शन बन गया 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 2AQ। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम जानते हैं कि 2AQ बराबर होता है P के। ठीक है, तो फार्मूला क्या निकल के आ जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपॉन RQ न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, अब वही है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा है, अब क्या करा गया कि मान लिया कि जो वैद्युत द्विध्रुव निर्वात या वायु में रखा है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ के बराबर क्या रख देंगे? 1। ठीक, तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपॉन RQ न्यूटन प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र E की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के सदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसी के दूसरे बिंदु पर। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक वैद्युत द्विध्रुव का चित्र है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो परावैद्युतांक K वाले माध्यम में स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2a है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई एक बिंदु P है। ठीक है, ये है R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसका एक ज्यामिति खींच लेते हैं। ज्यामिति में देखते हैं कि जो इस तरह से एक ट्राइंगल बनेगा। अब देखते हैं कि जो आपका PBA कोण है वो थीटा है और PAB कोण कितना है? थीटा है। दोनों कैसे? बराबर कोण है।
तो पाइथागोरस सॉरी इससे पहले हम देखते हैं कि जो प्लस क्यू आवेश है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश जो है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, जिनकी दिशाएं आप देख रहे हैं और इनका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो कितना है वेक्टर E। ठीक, अब पाइथागोरस की प्रेमिस से देखते हैं। बिंदु P पर प्रत्येक आवेश की दूरी जो आपका जो अभी आपका इसमें जो BP है और जो आपका इसमें AP है वो कितना है, जो यहाँ पे AP लिखा हुआ है ये कितना है, AB कितना है, ये AP बराबर BP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर AP की दिशा में, अभी जो अभी गलती हो रही थी वही, AP की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसी तरह से आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर PB की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब चित्र अनुसार अब हम इनकी बात करेंगे परिणामी तीव्रता की। तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी बिंदु P पर, जो दोनों वैद्युत क्षेत्र हैं इनके घटकों के योग के बराबर। तो कितना हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। वैल्यू रख लेंगे, वैल्यू रखने के बाद देखेंगे कि जो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इसी तरह से E2 के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो जो इनका कॉमन ले लेंगे निकल के आएगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर ब्रैकेट में है इंटू 2 कॉस थीटा। अब देखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है। लाल बटे कक्का से आप इसकी कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो निकल के आएगी A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। इस वैल्यू को इसमें रख देंगे और हमारे पास जो निकल कर आएगा वो आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डॉट A 2A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट Q इंटू 2A बटे कितना आएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, इसमें Q इंटू 2P कुछ समझ में आ रहा होगा, अभी कुछ माना है कितना आ जाएगा P, Q इंटू 2A बराबर P। ओके, तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। फिर वही P, क्योंकि P बराबर क्या कितना है Q इंटू 2A। ओके, अब मान लेते हैं यदि R की वैल्यू जो है वो A की अपेक्षा बहुत अधिक है, तब R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, इस वैल्यू को रख देंगे और आएगा हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के डॉट P अपॉन R क्यूब न्यूटन प्रति मीटर। अब बात करेंगे यदि वैद्युत द्विध्रुव निर्वात अथवा वायु में रखा है तब K बराबर 1, K बराबर 1 रखने पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R की पावर क्यूब न्यूटन मीटर। ओके, अब देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव के अक्ष के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। अब हम बात करेंगे नए पॉइंट की, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो आवेशों पर समान और विपरीत बल F1 F2, अभी बात करेंगे कौन से F1 F2 कार्य करने लगते हैं जो बल युग्म का निर्माण करते हैं। यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, इसे प्रतिनयन बल युग्म कहते हैं। अब इसे हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि एक वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें एक हमने द्विध्रुव को रखा हुआ है AB को, जिसके बिंदु A पर जो या धनावेश जो है प्लस Q, उसके कारण वैद्युत क्षेत्र E में रखने पर जो बल लग रहा है F2 वो कितना है, F2 बराबर प्लस QE, और उसकी दिशा कैसी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ही में है। इसी तरह से माइनस Q के कारण जो बल लग रहा है वो कितना है, F1 बराबर माइनस QE
और उसकी दिशा कैसी है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत। तो ये दोनों बलयुग्म क्या करते हैं, इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयास करते हैं या संरेखित करने का प्रयास करते हैं। ठीक, अब इसका एक हमने थोड़ा सा त्रिकोणमितीय आरेख खींचा, ये वही चित्र है। तो देखा, माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया। थीटा कोण आप समझ रहे होंगे कि जो हमने इसका जो त्रिकोणमिति खींची है वो क्या बता रही है, जो इसका जो वैद्युत क्षेत्र के साथ वो कितने डिग्री के कोण पर उसे रखा गया है। प्लस क्यू तथा माइनस क्यू पर लगने वाले बराबर एवं विपरीत बल एक बलयुग्म बनाते हैं, जिसकी परिभाषा में बात करी गई है अभी, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। तब प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कितना होगा, टॉ बराबर बल इंटू बलों के मध्य दूरी, टॉ बराबर एफ इंटू ए सी, टॉ बराबर क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा। पी इसकी जगह वैल्यू रख दी, किसकी जगह, Q इंटू 2a की जगह। तो कितना आ गया, टाउ बराबर पीई साइन थीटा न्यूटन मीटर, ये इसका मात्रक है। यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाए, लंबवत यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री, साइन थीटा बराबर साइन 90 बराबर 1, तब क्या होगा, टाउ मैक्सिमम बराबर पीई या P बराबर टाउ मैक्सिमम अपॉन ई न्यूटन प्रति मीटर। दोनों मात्रक टाउ और पी के अलग अलग हैं, ध्यान रखें इस चीज का। अतः द्विध्रुव पर आरोपित बल युग्म इस स्थिति में कैसा होगा, अधिकतम होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को हमने किसी वैद्युत क्षेत्र में रख दिया है और वह क्या कर रहा है कि जो आवेशित कण है या जो उसके ऊपर जो प्रत्यानयन बल लग रहा है वह उसे किसकी दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, परंतु हम चाहते हैं कुछ और हो, तो उसे कुछ ही और दिशा में ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब प्रत्यानयन बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र ई की दिशा में लाने का प्रयास करता है। यदि द्विध्रुव को अन्य कोणीय स्थिति तक घुमाया है तो इसके विरुद्ध बाह्य कार्य करना पड़ता है। तो वो कितना कार्य होगा, यदि द्विध्रुव को थीटा कोण स्थिति से डी थीटा कोण स्थिति तक विस्थापित किया जाता है तो उसे विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। ओके, अब इस हम एक थोड़ा सा जो इसका एक चित्र है उसके माध्यम से समझते हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें हमने द्विध्रुव को थीटा 1 कोण पे रखा हुआ है और इसे घुमाकर ले जाना है हमें किसमें, थीटा 2 में। तब अतः द्विध्रुव को थीटा 1 स्थिति से थीटा 2 कोणीय स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, W बराबर इंटीग्रल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, इसकी लिमिट दे दी कहां से कहां तक घूम रहा है, टाउ बराबर डी थीटा, टाउ डी थीटा की वैल्यू रख दी कितनी है, इंटीग्रल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 पीई साइन थीटा डी थीटा। इसे सॉल्व कर लिया और हमारे पास जो सॉल्व करने के बाद जो इंटीग्रल है इसे सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आती है W बराबर पीई ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। अब इसकी विशेष परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थिति क्या है, फर्स्ट क्या है, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से किसी कोणीय स्थिति थीटा 2 बराबर थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। जो फार्मूला था उसमें थीटा 1 की जगह क्या रख दिया 0 और थीटा 2 की जगह क्या रख दिया थीटा डिग्री। तब क्या आएगा, W बराबर पीई 1 माइनस कॉस थीटा 1। क्यों आया यहाँ, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। सेकंड स्थिति क्या, पोजीशन क्या है इसकी, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से किसी कोणीय स्थिति थीटा 2 बराबर 0 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। यानी कहने का मतलब क्या है, या तो आपका जो वैद्युत द्विध्रुव है वो वहीं रखा हुआ है या एक से ज्यादा चक्कर लगाकर वो पुनः अपनी स्थिति पर वापस आ रहा है, तब घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर पीई कॉस 0 माइनस कॉस 0, कॉस 0 का मान आप जानते हैं 1, तो 1 माइनस 1 बराबर 0, तो कितना आ जाएगा W बराबर यानी किया गया कार्य बराबर 0, कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। थर्ड स्थिति है, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में
स्थायी साम्यावस्था θ1 बराबर 0 डिग्री से किसी कोणीय स्थिति θ2 बराबर 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ θ1 बराबर पर क्या रख देंगे 0 डिग्री और θ2 की जगह क्या रख देंगे 90 डिग्री। हम जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है 1 और cos 90 का मान 0। तब W बराबर यानी किया गया कार्य बराबर PE। फोर्थ पोजीशन इसकी क्या है, द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में स्थायी साम्यावस्था θ बराबर 0 डिग्री से किसी कोणीय स्थिति θ2 बराबर 180 डिग्री तक घुमाया जाता है, तो उसे घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ क्या करेंगे θ1 बराबर जो आपका उसे क्या रख देंगे 0 डिग्री और θ2 की जगह क्या रख देंगे 180 डिग्री। हम जानते हैं cos 0 का मान कितना होता है 1 और cos 180 का मान -1, तो माइनस पहले से माइनस 1 हो गया तो 1 + 1 इंटू यानी कि 2, तो कितना आ जाएगा कार्य W बराबर 2PE। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ आंकिक प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखेंगे जो सवाल एक हल करने का तरीका होता है वही है, साधारण तरीका है। हम देखते हैं कि इसमें दिया हुआ क्या है, आवेश Q बराबर कितना 1 माइक्रो कूलाम और इसे किसने परिवर्तित कर दिया कूलाम में 1 × 10⁻⁶ कूलाम। क्यों? क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितने होता है 10⁻⁶ कूलाम। दूरी 2a, यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है, यहाँ दूरी आप ये नहीं कि a ले लेंगे, यहाँ कितना रखना पड़ेगा आपको 2a, क्योंकि आप फार्मूले में वहां क्या मान के आए हैं, दूरी कितनी है दोनों आवेशों के बीच में 2a, तो 2a बराबर 2 मिलीमीटर। इसको भी किसमें बदल लेंगे मीटर में, तो 2 × 10⁻³ मीटर। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है P बराबर Q × 2a, ये वैल्यूज रख देंगे और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर निकल के आएगा आपका 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। ठीक है, अब एक प्रश्न और देखते हैं। 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम परिणाम में किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र के सापेक्ष 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण ज्ञात करो। ठीक है, वही क्या क्या चीजें दी हुई हैं, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम और कोण कितना दिया है 30 डिग्री। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का फार्मूला τ बराबर PE sin θ। अब इन वैल्यू को जो P की वैल्यू, E की वैल्यू और थीटा की वैल्यू को इस फार्मूले में रखेंगे और सॉल्व करने के बाद τ बराबर आ रहा है 10⁻⁴ न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत होगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसमें पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र और इसकी दो स्थितियों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, एक अक्ष पर और एक निरक्षीय स्थिति पर। अगला पॉइंट पढ़ा है इसमें हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म, वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और इसके आंकिक प्रश्न।